हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है ना, कितना निकाल सकते हैं वो हमने देख लिया था। ठीक है, अभी हम ये देखने वाले हैं कि भाई क्या वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है कि नहीं है। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए कि भाई कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल है, वैलिड है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई अगर वो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर अप्लाई करने जाए तो क्या वेरिएबल फोर्स के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है कि नहीं है। तो आइए पता करते हैं कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वो वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मान लो कि अगर ये एक वेरिएबल फोर्स मुझे दिया गया है और ये फोर्स की वजह से कुछ हमने ये एफ वर्सेस एक्स का प्लॉट यहाँ पे ले लिया है, आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ही हमने उठा लिया है। तो भाई यहाँ पे ये वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा जरा रिकॉल कर दो। आगे का लेक्चर तो हमने देखा था कि ये वर्क डन होगा इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन में एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डीएस वेक्टर के बराबर होगा, है ना। ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। क्लियर है। तो मैं यही चीज यहाँ पे भी पहले मेंशन कर देता हूँ कि अगर मुझे ऐसा कोई एक वेरिएबल फोर्स दिया जाए तो ऐसे केस में एक्सआई से लेके एक्सएफ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए ये वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, वो वर्क डन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रल एक्सआई से लेके एक्सएफ तक की रेंज एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएस फैक्टर, है ना। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट, क्योंकि मैंने मान लिया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि एफ एंड डीएस, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो डीएस वेक्टर है इसको मुझे लिखना है तो मैं एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के सॉरी डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर फोर्स मुझे दिया जाए तो यहां पे फोर्स भी तीन डायमेंशन में हो सकता है, एफ एक्स कंपोनेंट हो सकता है, वाई कंपोनेंट हो सकता है, उसका जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। हमें यहाँ पे जो हमने प्लॉट लिया है इन जनरल सेंस में अगर देखने जाए तो फिर ये बनेगा, लेकिन हमने जो सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर की उसमें जो फोर्स है वो एक्स डायमेंशन में वेरिएबल है ना। तो इसीलिए मान लो कि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जिसमें वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट होगा इन दो कंपोनेंट का, मतलब कि एफ एक्स एंड डी एक्स का। तो उस हिसाब से देखने जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास, एफ इंटू डी एक्स आएगा, है ना। तो ये होगा एफ इंटू डी एक्स वैक्टर। ठीक है, वैसे वेक्टर नहीं बोल सकता हूं, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो ये फोर्स है वो एक्स डायमेंशन में वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी एक्स डायमेंशन में। यहाँ पे न तो फोर्स वाई डायमेंशन में वेरिएबल है न तो जेड डायमेंशन में वेरिएबल है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो ये जो एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डीएस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सिर्फ इतना आएगा, है ना। तो भाई ये जो सिचुएशन हमें दी गई है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम ये फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन निकाले तो ये कुछ इतना मैं लिख सकता हूं, है ना। तो ये होगा वेरिएबल फोर्स की वजह से जो सिचुएशन हमें जो ये फिगर में दी गई है उसके हिसाब से ये वर्क डन हो सकता है इतना। ठीक है, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं क्योंकि हम इसको आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या फोर्स की वजह से उसको एक्सीलरेशन मिलेगा? जी हाँ। अगर एक्सीलरेशन मिलेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेरिएबल है तो भी आना ही आना है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, तो वेलोसिटी में भी वेरिएशन तो दिखने वाला है ना। तो सीधी सी बात है। तो मुझे एक चीज यहां पे समझ में आती है कि फोर्स लगने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वेलोसिटी चेंज होने के कारण मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करने जाऊं तो भाई साहब वो मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, डी के बाई डी टी। ये डी के बाई डी टी टर्म जो भी है वो क्या दिखाती है हमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें
दिखा रही है ना। क्योंकि हमें पता है कि किसी के ऊपर अगर फोर्स लगता है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स लगने के कारण एक्सीलरेशन मिलेगा, चाहे वो कांस्टेंट है या वेरिएबल फोर्स है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट फोर्स होगा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो वो वेरिएबल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। अल्टीमेटली वो एक्सीलरेशन तो है, और एक्सीलरेशन की वजह से भाई क्या वेलोसिटी चेंज होगी? जी हाँ। मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये पोजीशन पे मानता हूं तो तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे अलग काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी, उससे अलग यहां पे, उससे अलग यहां पे, उससे अलग यहां पे होगी, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसको अगर मुझे शो करना है तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं डी के बाई डी टी। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे मैं लिख सकता हूं इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। चलिए, ये हाफ एन एम तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो मैंने यहां से हाफ को कांस्टेंट मान लिया, तो हाफ एन एम कांस्टेंट है, बाहर आ गए, हाफ एम बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा यहां पे सिर्फ वी स्क्वायर का। अच्छा, ये तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मेट है। हमें पता है कि एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मेट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन आगे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब कि एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि भाई ये v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, लेकिन हम इसको अगर ध्यान से समझे और इसको मैं मन में ही अंदर और अंदर में मन में ही ये v को मैं कैपिटल T अज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन में क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको हमने कैपिटल टी अज्यूम कर लिया है, तो कैपिटल टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स कैपिटल टी इंटू डी कैपिटल टी बाई डी टी, है ना। तो मैं यही लिख सकता हूं इसको, मतलब कि ये वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा ट्वाइस वी डी वी बाई डी टी, है ना। चलिए, तो ये टू टू तो छम्मा छम्मा हो जाएगा, बचा क्या? m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, है ना। इसको अच्छे से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा ढंग से लिखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, सो इट इज नथिंग बट डी के बाई डी टी, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा m इंटू, ये जो dv बाई डी टी इसको मैं इसके साथ में लिखता हूं, dv बाई डी टी इंटू वी। अच्छा बच्चों, dv बाई डी टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो एक्सीलरेशन देता है ना। तो ये तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया m इंटू ए इंटू वी। तो यहां पे देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आई? एम ए वी के बराबर आई, है ना। ये एम ए का मतलब होता है फोर्स, तो मैं एम ए को लिख सकता हूं फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली भाई? देखो, एफ इंटू वी के बराबर मिली। अच्छा, जरा ध्यान से देखना भी, ये जो वेलोसिटी है बच्चों, क्या मैं वेलोसिटी को dx बाई डी टी लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी रिटर्न एज dx बाई डी टी, है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट शोज द वेलोसिटी। सो ये एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो जरा देखो, तो दोनों साइड पे मैंने v को लिखा dx बाई डी टी, और ऐसे लिखने से हुआ क्या? देखो, दोनों साइड से ना dt dt छम्मा छम्मा हो गया। और जैसे ही dt dt छम्मा छम्मा हो गया, हमारे पास टर्म क्या बची? देखो, dk इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स dx। हम एक्चुअली ये करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सारी चीजें करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये वर्क एनर्जी थियरम है ना, वो सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है, वो वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है ना। तो ये हम जस्ट प्रूव करना चाहते हैं। अभी देखो, हमारे पास टर्म आ गई कुछ ऐसी, अभी ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे फोर्स वेरिएबल है तो मुझे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने मान लिया है, ध्यान से देखना, कि जब भी हम एक्सआई इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं तब उसकी काइनेटिक एनर्जी है लेट्स से के आई, और जब वो फाइनल पोजीशन की बात करेंगे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो चेंज होते होते के एफ हो गई। तो आप देख सकते हो, एक्सआई से लेके एक्सएफ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो ये जर्नी है, ये जर्नी के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया। हाँ, जब इनिशियल पोजीशन पे थे तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? के आई, और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचे तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? के एफ। मतलब कि इसकी रेंज क्या आई? के आई से लेके के एफ तक, है ना। इसी तरीके से यहां पे देखे तो ये इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखो, इनिशियल इसकी रेंज क्या निकलेगी? तो लिमिट लगेगी एक्स आई से लेके एक्स एफ।
लोअर लिमिट लगेगी इनिशियल पोजीशन xi एंड अपर पोजीशन xf, है ना। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये डी के मतलब कि ये दिखा रहा है के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पे मैं कुछ नहीं है तो इसको मैं 1 अज्यूम कर सकता हूँ, और 1 का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, के होता है ना। तो ये हो जाएगा के आई से लेके के एफ, दैट इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो रिजल्ट नंबर 1 से एक्स आई से लेके एक्स एफ का एफ इंटू डेक्स का इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं हम वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। कहां से लिखे, ये रिजल्ट नंबर 1 से लिखे, है ना। तो फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 वी कैन राइट दिस टर्म एज ए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो के एफ माइनस के आई दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। बच्चों ये तो कहानी वही हो गई ना कि भाई इसको अगर मैं सीधा लिखता हूं तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहानी तो वही बनी भाई, ये हो गई ना वर्क एनर्जी थियरम, है ना। लेकिन ये वर्क एनर्जी थियरम किसके लिए है, तो भाई वेरिएबल फोर्स के लिए है। हमने यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करके ये देखा कि भाई ये जो वर्क आया वो किसकी वजह से निकलता हुआ वर्क आया, वेरिएबल फोर्स की वजह से निकलने वाला वर्क आया, है ना। तो वर्क एनर्जी थियरम बाय वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है ना। ये जो वर्क है वो वेरिएबल फोर्स की वजह से, ये वाले सिचुएशन में वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन है। तो ये वर्क डन हमारे पास क्या आया, डेल्टा के बराबर, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। क्लियर है। तो यस यहां से हमें प्रूफ मिल गया कि यस वर्क एनर्जी थियरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपका सॉल्व एग्जांपल 6.6 क्या बोलता है, ए ब्लॉक ऑफ मास m that is equal to 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi, initial velocity 2 meter per second, enters a rough patch ranging from 0.10 मीटर से लेके 2.01 मीटर तक। the retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range। और वो किस तरीके से दिया गया है, ये जो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है अपोज करने वाला फोर्स। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है 2 मीटर पर सेकंड से, आपको ऐसी सिचुएशन दी गई है कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है जो 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। अभी इसका रास्ता कुछ ऐसा है कि यहां थोड़े रास्ते के बाद, मतलब कि आफ्टर ट्रैवलिंग 0.1 मीटर या फिर 0.10 मीटर आप बोल दो, उसके बाद ये जो रास्ता है ना वो ऐसा कुछ रफ सरफेस वाला रास्ता आ जाता है। तो 0.10 से लेके 2.01 मीटर तक ऐसा ही रास्ता चल रहा है और उसके बाद वापस रास्ता स्मूथ हो जाता है। तो आपको पता है कि जैसे ही वो रफ सरफेस के ऊपर एंटर करेगा तो भाई फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन को रिटार्डिंग फोर्स के तौर पे दिया गया है, इट इज गिवन एज ए रिटार्डिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है आपको पता है, फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी शक कर लेता है, एक स्ट्रो लेके बैठता है और उसमें से सिस्टम में से एनर्जी निकाल लेता है ना, और वो निकाल के हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो यही होता है रिटार्डिंग फोर्स का काम, मतलब कि फ्रिक्शन का काम। और वो फ्रिक्शन कहाँ, ये रिटार्डिंग फोर्स कहां से कहां लग रहा है, तो भाई 0.1 मीटर से लेकर 2.01 मीटर तक, मतलब कि जहां जितना रास्ता ये खराब है ना, बस इतने खराब रास्ते पे ही वो लगेगा। बात तो सही है ना, क्योंकि ये रास्ता 0 से लेकर 0.10 मीटर आफ्टर 2.01 मीटर ये तो स्मूथ रास्ता है, मतलब कि यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, इतने रास्ते में कोई एनर्जी, जो एनर्जी लॉस होनी है वो सिर्फ इतने रीजन में 0.1 से लेके 2.01 मीटर तक का जो ये जो रीजन है, ये जो रफ सरफेस है वहां पे एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि वहां पे रिटार्डिंग फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि जब से जर्नी स्टार्ट की उस ऑब्जेक्ट ने, यहां से जर्नी स्टार्ट की उसने कितने 2 मीटर पर सेकंड से, तो यहां तक अगर यहां पे पहुंचा तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। लेकिन जैसे अभी वो रफ सरफेस के ऊपर मोशन स्टार्ट करता है तो भाई जैसे ये रफ सरफेस को कंप्लीट करेगा तब हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कम होके, हो सकता है कि वो 2 ना रह के कुछ और हो जाएगी, लेट से वो वी एफ होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी लेकिन वो लेट से वी एफ हो जाएगी, है ना, ये वी एफ हो जाएगी। तो क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, वो डीएक्सीलरेशन का काम करेगा। अल्टीमेटली वो फ्रिक्शन ही है जो रिटार्डिंग फोर्स के तौर पे यहां पे दिया गया है ना। और वो किस तरीके से एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी दिया गया है। देखो
ये रिटार्डिंग फोर्स एक्स के ऊपर सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो माइनस के बाई एक्स से, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0.1 से आगे धीरे धीरे वैल्यू रखते जाओगे तो ये रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी वो आपको ये वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा, है ना। तो ये कहानी आपको दी गई है। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वीएफ ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। मतलब कि ये रफ सरफेस को जब भी वो क्रॉस कर लेगा तो क्रॉस करने के बाद तुरंत उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। हमने देखा कि भाई इनिशियल उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही वो रफ सरफेस के ऊपर जाता है, ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स, वो कुछ इस तरीके का नेचर का है, वो एक्स के साथ कुछ ये वाला रिलेशन शो कर रहा है ना। तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, 2 से कम होते 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 मान लो कि जैसे ये पैच कंप्लीट हो गया, ये रफ सरफेस कंप्लीट हो गई, तब उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होते होते वीएफ हो गई। तो ये आपको ये वीएफ कितनी होगी वो पता करना है, और उसके साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी तब कितनी होगी वो पता करना है। देखो वीएफ जैसे ही मिल जाती है तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप मिल जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी पता कर लो तो वीएफ अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को सॉल्व करो, दूसरी अपने आप मिल जाएगी। हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। देखो ये फोर्स जो भी है वो वेरिएबल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स है, जो मोशन ये डायरेक्शन में, तो रिटार्डिंग फोर्स ये डायरेक्शन में लगने वाला है। ये रिटार्डिंग फोर्स सीधा एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि एक्स चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी, तो ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई ये वेरिएबल फोर्स है। तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए भी, है ना। तो मान लो कि ये जो पोजीशन है इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, और अच्छे से ड्रॉ करने के बाद सारी सिचुएशन को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो पहले तो ये सिचुएशन को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के लिए ओके, चलिए तो मैं ये पोजीशन को अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी यहाँ तक की स्मूथ सरफेस, उसके बाद इतना पैच जो भी है वो रफ सरफेस वाला, वापस ये स्मूथ सरफेस, है ना। और ये जो रफ सरफेस है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारी रफ सरफेस जो कहां से कहां तक है, तो जो रफ सरफेस 0.1 मीटर से लेके 2.01 मीटर तक है, ठीक है ना। चलिए, देखो हमें सिर्फ ये पैच को ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड वीएफ निकालना है। तो हम सिर्फ ये इतना जितना रफ सरफेस है ना उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस करेंगे। मान लो कि अभी ऑब्जेक्ट यहां पे है, जैसे ये पैच को स्टार्ट करता है, पैच के ऊपर जाता है, जाने की शुरुआत करता है, मतलब कि पैच पे एंटर करता है, रफ सरफेस पे एंटर करता है, तब उसकी वेलोसिटी जो भी है वी आई वो आपको प्रोवाइडेड है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम होते 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 जैसे ये पैच को कंप्लीट कर देगा, तब मान लो कि रिड्यूस होते 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 उसकी स्पीड हो जाती है लेट से वीएफ के बराबर, है ना। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वी आई पता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं पता कर सकता हूं, और उसी के ऊपर से हमें ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है ना, कि ये जब पैच को कंप्लीट कर देगा तब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्लियर है। और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्पीड कौन कम कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, जो क्या करता है ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्ट रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में, जो क्या कर रहा है, जो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन दे रहा है, मतलब कि वो एसिलरेशन डी एसिलरेशन का काम करेगा। और ये जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एफ की वैल्यू वो रिड्यूस होती जाएगी, है ना। ये वेरिएबल फोर्स है। तो मैं फ्रॉम दी वर्क एनर्जी थियरम में पहला पॉइंट तो यही लिख सकता हूं, फ्रॉम
वर्क एनर्जी थियरम वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, और वो वेरिएबल फोर्स कहां से कहां लग रहा है, तो 0.1 से लेके 2.01, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना। क्योंकि हमने अभी देख लिया कि भाई वेरिएबल फोर्स के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है, तो वर्क डन ड्यू टू दी वेरिएबल फोर्स वो डेल्टा के बराबर होता है। पॉइंट लिखते जाओ। ये वर्क डन मतलब कि वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन, वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन कहां से कहां लग रहा है, तो भाई 0.1 से लेके 2.01 तक लग रहा है ना। 0.1 से लेके 2.01 तक लग रहा है एफ आर इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। हमें के फाइनल निकालनी है, हमें के फाइनल निकालनी है, तो के फाइनल को सब्जेक्ट बना देते, तो के फाइनल क्या हो जाएगी, तो के आई को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, तो के आई प्लस इंटीग्रल 0.1 से लेके 2.01 एफ आर इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगी, है ना। एफ आर इंटू डी एक्स के बराबर सारी वैल्यू प्लेस कर दो अंदर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकालनी आती है आपको, जी बिल्कुल आती है। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो भाई हाफ एम इंटू वी आई स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। प्लस यहां पे देखो इंटीग्रेशन 0.1 से लेके 2.01 तक का इंटीग्रेशन, ठीक। ये एफ आर की वैल्यू क्या दी गई, एफ आर फंक्शन के तौर पे आपको दिया गया है -k/x इंटू डी एक्स, है ना। यही आपको प्रोवाइडेड है। सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो भाई ये हो जाएगा हाफ इंटू एम, मास कितना दिया गया है ये ऑब्जेक्ट का 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो भाई 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 का स्क्वायर। ये माइनस बाहर निकाल दो, के भी एक कांस्टेंट है, देखो के एक कांस्टेंट है 0.5 जूल इसकी वैल्यू है, तो के कांस्टेंट वैल्यू है, तो के भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन सिर्फ होगा 0.1 से लेके 2.01 तक का 1/x का, है ना। 1/x का ही सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ln x होता है ना। ln x, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 का स्क्वायर। भाई एक 2 यहीं से कैंसिल कर दो ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो एक 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, 2, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस ये k की वैल्यू है 0.5 इंटू, यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 0.1 से लेके 2.01 तक, है ना। चलिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं इसको, तो हम इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये 0.5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट होगी ln 2.01, ln 2.01 माइनस ln 0.1। चलिए तो ये लॉग का एक रूल है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है ना। मैं बोलूं कि लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो मैं इसको भी कुछ इसी तरीके से लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.5 इंटू, इसको मैं लिखूंगा ln 2.01 डिवाइड बाई 0.1, है ना, डिवाइड बाई 0.1। ये 0.1 मतलब कि 1/10, और 1/10 मतलब कि 10 डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2.01 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 20.1 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 0.5 इंटू ये हो जाएगा ln 20.1, ठीक है। अभी हमें ये ln 20.1 हमें पता करना है। देखो यहां पे आपको कन्वर्जन के तौर पे कुछ दिया गया है। देखो ln x को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस ई x, और ये log बेस ई x को हम लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10x। तो अल्टीमेटली मैं इसको भी कुछ इसी तरीके से लिखना चाहता हूं, क्योंकि लॉग टेबल का इस्तेमाल करके मैं यहां से बेस 10 वाला लॉग की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये 0.5 ln 2 ln x, इसको x मान लो, तो ln x को हम लिख सकते हैं फर्दर ये log बेस ई x, है ना, log बेस ई 20.1,
और ये log बेस ही 20.1 को बेस 10 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, तो देखो वहीं पे कन्वर्जन, तो इट कैन बी फर्दर री रिटर्न एज, इट इज नथिंग बट log 2.303 log base 10 20.1 log base 10 20.1, और ये log base 10 20.1 क्या होगा, तो ये log की वैल्यू चले पता कर लेते हैं, log की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये log base 10 20.1 इसकी वैल्यू आएगी कुछ 1.303196। तो इसको फर्दर लिखते हैं, ये 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू इसको हम लिखेंगे 1.303196, कुछ इतनी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई, आपके पास कैल्शियम मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से और वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, तो कुछ हद तक हमें वैल्यू मिलेगी 1.50 या फिर 1.5, है ना, 1.5। तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1.5, तो 2 में से 1.5 निकल जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 0.5। सो ये आंसर आएगा 0.5 जूल, है ना। तो ये आई हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें आंसर में पूछी है। तो एक आंसर तो हमें यहां से मिल गया, दैट इज 0.5 जूल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक आफ्टर क्रॉसिंग दिस पैच, आफ्टर क्रॉसिंग दिस रफ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.5 जूल। देखो ये सरफेस को एंटर करने से पहले उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 2 जूल थी, और उसमें से 1.5 जूल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो आफ्टर क्रॉसिंग दिस पैच उसके पास कितनी बची, 0.5 जूल। लेकिन दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, हमने ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये वीएफ कितनी होगी, तो वीएफ निकालते हैं उसी के ऊपर से। तो भाई चलिए वीएफ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें केएफ पता चल चुकी है, तो वीएफ निकालना बहुत ही आसान है। केएफ क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको मैं लिखूंगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। केएफ की वैल्यू है 0.5, मतलब कि 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। देखो दोनों साइड से 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये वी एफ स्क्वायर कितना आया, एम तो 1 kg है ना, तो वी एफ स्क्वायर 1 आएगा, तो भाई उस हिसाब से देखने जाए तो वी एफ की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। वी एफ की वैल्यू हमें मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो ये करेक्ट आंसर क्या आया, 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शांति से समझेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बच्चों फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो एग्जिस्टेंस है वो किसका है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। आप हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती है, फिजिक्स में जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और वो कैसे डिफाइंड है, तो भाई फिजिक्स में देखो अभी इतने डिटेल में यहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशन में आएंगे तो वहां पे पोटेंशियल भी आएगा पिक्चर में, तो तब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। और एक और बात, यहां पे मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज करने वाला हूं। आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने कैपिटल वी से डिनोट किया है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज करेगा अगर हम जब पोटेंशियल डिस्कस करेंगे तब। तो उससे अच्छा है कि हम इसको जिस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, जिस नोटेशन को यूज करते हैं, वही नोटेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और वो नोटेशन है यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करने वाला हूं, ना कि वी से। आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये चैप्टर में उसको वी से डिनोट किया गया है, लेकिन मैं थोड़ा नोटेशन चेंज करूंगा और उसको यू से, कैपिटल यू से डिनोट करने वाला हूं। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो पहले तो आपने ये मैंने बता दिया आपको कि भाई ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस है।
पोटेंशियल एनर्जी अकेली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चेंज इन, आप क्या निकाल सकते हो, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब कि अभी जहां पे है वहां से कहीं और ले गए तो भाई उसमें कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, वो निकाल सकते हैं। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। वैसे निकालना पॉसिबल है अगर हम किसी एक को जीरो मान के चले तो। वो सारी चीजें, सारा पॉइंट मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा दिमाग ओपन करके समझना। आमतौर पे अगर मैं ये लेवल पे अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन थोड़ा दिमाग ओपन करना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको निकालने का एक तरीका होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है आपको पता होगा, शायद आपने देखा है, हमने ऐसे क्वेश्चन आगे भी सॉल्व किया है। तो उसमें किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी मानते हैं, mgh। लेकिन सवाल ये आता है कि यार ये फॉर्मूला, ये mgh आई कहां से, है ना, ये वैल्यू mgh क्यों होती है, किसने बोला कि ये mgh के बराबर होती है, इसका कोई तो प्रूफ होना चाहिए। तो भाई उसी के लिए हम यहां पे देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को ध्यान से गौर से सुनते जाना, ठीक है। और हो सके तो नोट डाउन भी करते जाओ। तो फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है कि भाई अल्टीमेटली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस्टेंस है। अकेली पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो भाई ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे एग्जिस्ट करती है, भाई इसका कोई फॉर्मेट वगैरह है क्या, तो जी हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है जिसको हम डेल्टा यू से डिनोट करें। मैंने अभी बोला कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में इसको वी, कैपिटल वी नोटेशन से डिनोट किया गया है, लेकिन हम इसको कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, है ना। तो डेल्टा यू कुछ इस तरीके से डिफाइन है फिजिक्स में। डेल्टा यू डिफाइन है नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, तो ग्रेविटी। तो मैं इसको लिखूंगा वर्क डन ड्यू टू दी ग्रेविटी, मतलब कि इसको मैं कैपिटल जी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स की भाषा में अगर देखने जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिफाइन है ये फॉर्मूला से, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली ये सी होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन हमारे केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम जो निकालने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में आने वाला है वो सिर्फ ग्रेविटी है। तो इसीलिए मैंने ये जी लिख दिया, है ना। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, यही नेगेटिव वर्क डन को मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूं। इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट। तो ये फॉर्मूला है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, दो सेंटेंस में ये चीजें सेंटेंस के तौर पे लिखी गई है, लेकिन हम इसको सेंटेंस के तौर पे नहीं देखेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये कैसे निकाली जाती है ना। तो भाई फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस्टेंस है नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस्टेंस है। हम क्या निकाल सकते हैं फिजिक्स में, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। हम किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज, कितना चेंज आया। और वो चेंज कितना आएगा, तो जितना वर्क डन हुआ उतना चेंज होगा, है ना। और वो डिफाइन कैसे है, तो ये डिफाइन कुछ ये वाले फॉर्मूला से कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे केस में वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए मैंने जी लिखा, है ना। बट इट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो हम ये पॉइंट को पकड़ेंगे कि डेल्टा यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इट इज पॉजिटिव इक्विवेलेंट टू वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इसको पॉजिटिव के तौर पे देखने वाले हैं, तो हम ये फॉर्मेट को यूज करेंगे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। लेकिन उसको निकालने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तब निकाली जा सकती है जब आप, टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो यहां पे जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आती है उसकी बात करने वाले हैं। तो जब भी निकालने की नौबत आती है तब हम हमेशा यही देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके जा रहे हैं, तब आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती नजर आएगी, है ना। तो हम ऐसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मास m है जो अभी ग्राउंड पे है, फिलहाल वो ग्राउंड पे है ना।
फिलहाल वो जमीन के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। हम मान लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ग्राउंड के ऊपर हम एक और एजम्पशन ले लेते हैं कि ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ऐसा हम एजम्पशन ले लेते हैं। तो अभी जिस अवस्था में है, अभी जिस पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में, वहां की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूं 0 जूल है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट बन के आया, मैं इसको ब्लॉक को उठाया, और उठा करके धीरे 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 उसको कहां लेके गया, तो उसको किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे लेके गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे लेके गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई यही ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, और उठा करके मैं इसको किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे लेके गया। तो ये देखो, मैं इसको उठा करके किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे लेके गया। मान लो कि वो हाइट है ये वाली। ठीक है, मैं इसको यहां पे लेके गया, यहां तक इसको लेके गया। अच्छा ठीक है, चलो यहां तक मान लेते हैं। मैं इसको उठा करके यहां तक लेके गया। ठीक, तो जमीन पे थी, वहां से मैं इसको उठा करके यहां तक लेके गया। इसको ब्लॉक को थोड़ा पूरा भी कर देते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं उसको नीचे से जमीन से उठा करके ऊपर लेके गया। कौन लेके गया, मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट। मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट हूं। ठीक है, तो मैं इसको उठा करके ऊपर लेके गया। कितनी हाइट पे, तो भाई ग्राउंड से देखने जाओगे तो ये एच हाइट पे लेके गया। मैं इसको कितनी हाइट पे लेके गया, एच हाइट पे लेके गया। ठीक है, तो मेरे लिए ये जो हाइट है वो कितनी है, एच हाइट है। इसको थोड़ा अच्छे से ही ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो हाइट है, जिस हाइट की हम बात कर रहे हैं, वो एच हाइट है। ठीक है, तो ग्राउंड से हम इसको उठा करके एच हाइट पे लेके गए। अच्छा, वंस अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। कौन उठा करके लेके गया, तो भाई मैं उठा करके लेके गया। कौन, एक्सटर्नल एजेंट। मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट हूं, है ना। मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मेरा टारगेट, मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि मैं किसी एम मास को जो ग्राउंड पे पड़ा है, जहां की हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चले हैं, 0 जूल, है ना। मैं वो ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं कहां ले जा रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे ले जा रहा हूं। तो ये है इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड पे है वो, और ये है इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल पोजीशन, जहां पे वो पर्टिकुलर एच हाइट पे है। ठीक है, और वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो मेरा टास्क इतना ही है कि भाई व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस यूएफ, मतलब कि जब वो एच हाइट पे पहुंचेगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई होगी, है ना। तो ये मुझे पता करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये यूएफ कितनी होगी वो मुझे पता करना है। तो भाई बहुत ही आसान है, देखो यूएफ निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। क्योंकि डेल्टा है, कौन उठा करके लेके गया, एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि मैंने जितना वर्क किया, ध्यान से सुनना, मैंने जितना वर्क किया ये एम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके ये एच हाइट तक उठाने के लिए, मैंने जितना वर्क किया, बस उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी ये एम मास के अंदर, वो पर्टिकुलर हाइट पे। तो वही हो जाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो चीजें तो देखने में बहुत ही आसान लगती है ना। तो मैंने जितना वर्क किया वो भाई पता कर लो। भाई मुझे तो पता होगा ना कि मैंने ही तो उसको उठाया है, तो मुझे तो पता होना चाहिए कि भाई मैंने कितना वर्क किया। देखो इतना भी ये आसान नहीं है। मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो सिर्फ उठा करके ऊपर उठा लिया। आप भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हो तो आप क्या ये कैलकुलेशन करते हो कि भाई मैंने कितनी एनर्जी यूज की, नहीं करते हैं, है ना। तो ये करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे, मेरा एम क्या है, ये पर्टिकुलर एच हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो मुझे पता करना है ना। तो हमने मान लिया उसके लिए कि ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और वो पर्टिकुलर हाइट पे हम उसको लेके गए एच हाइट पे, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेट से यूएफ है, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जो है यूएफ, और वो यूएफ कितनी है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो हम पॉइंट यूज करेंगे ये वाला, जिस तरीके से फिजिक्स में डिफाइंड है ये पोटेंशियल एनर्जी, वो ये वाला पॉइंट हम इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा यू मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इसको मुझे लिखना है तो ये यूएफ माइनस यूआई लिख सकता हूं, है ना। ये यूएफ माइनस यूआई लिख सकता हूं भाई। चेंज, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो सकता है, एफ एक्सटर्नल
डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। लेकिन मैं ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर देता हूं। मैंने देखा कि मैंने फोर्स लगा इसको उठाने के लिए, अगर मैं इसको उठाना चाहता हूं, अगर मैं किसी मिड पॉइंट की बात करता हूं, इसको उठाते उठाते मैं लेके जा रहा हूं, और ऐसे केस में मैं किसी मिड पॉइंट की बात करता हूं, तो कोई भी पॉइंट पे आप देख लो, मेरा जो फोर्स, मैं जो फोर्स लगाऊंगा, मैं जो इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा भाई, वो फोर्स जो लगेगा वो आप समझ सकते हो कि वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये एक इन बिटवीन वाली एक पोजीशन यहां पे अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने देखा कि भाई इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मेरे द्वारा जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमेशा इसके ऊपर जो लगेगा वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये आप समझ सकते हो। तो मेरे द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स होगा, मतलब कि मेरा जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में लगेगा, एफ एक्सटर्नल जिसको हम बोलेंगे। मुझे इसको अगर ऊपर उठाना है तो मुझे भाई यही डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ना, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये एफ एक्सटर्नल। और देखो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, यही डायरेक्शन में हो रहा है ना, यही डायरेक्शन में हो रहा है। आप समझ सकते हो, यही डायरेक्शन में हो रहा है। आप देखो, आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ, है ना। तो यही डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो जीरो से लेके एच, जीरो से लेके एच को मैं सीधा लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एच, या फिर नहीं समझ में आता है तो भाई इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लो, क्या प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लो। जीरो से लेके हम इसको एच तक उठाए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, लेट से इट इज डी एक्स। एक्चुअली ये dx नहीं लिखेंगे, इसको मैं dy लिखूं, y डायरेक्शन है तो मैं y डायरेक्शन dy, f एक्सटर्नल इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिखा 0 डिग्री, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, dy, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाएगा 1। अभी यहां से कहानी स्टार्ट होती है। देखो ui तो क्या आ गया, 0, हमने मान लिया कि ग्राउंड के ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो अल्टीमेटली यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे बचा क्या, uf इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखूंगा 0 से लेके h, f एक्सटर्नल इंटू डी वाई के बराबर। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई, ठीक है। अभी जरा ध्यान से सुनना भाई, ये एफ एक्सटर्नल होगा कितना, कोई बता सकता है क्या, ये एफ एक्सटर्नल होगा कितना। देखो ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। देखो फिजिक्स ऐसा बोलता है कि अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको यहां पे इस तरीके से ये एम मास को उठा करके एच हाइट पे लेके जाना है ताकि उसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, चेंज नहीं आना चाहिए, ना आए बोल रहा हूं। आपको ये फोर्स इस तरीके से लगाना है ताकि ये जो मास m है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब कि देयर शुड बी नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल दो कि जीरो एक्सीलरेशन। भाई ये क्या बात हो गई, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऊपर उठाना है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, एक्सीलरेशन 0, है ना। तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट हो गया कि भाई हमें इसको उठा करके ऊपर तो लेके जाना है लेकिन विद 0 एक्सीलरेशन, मतलब कि एक्सीलरेशन शुड भी क्या होना चाहिए, 0, मतलब कि मुझे उसको जोर से ऊपर नहीं ले जाना है, मुझे उस तरीके से धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है ताकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना दिखे। वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट, या फिर बोलो काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, या फिर बोलो एक्सीलरेशन शुड बी 0, है ना। इस तरीके से मुझे ऊपर उठा करके लेके जाना है तो ही आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिजिक्स बोलता है, फिजिक्स हमें बोलता है कि भाई अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। धड़ाक से उठा करके ऊपर नहीं ले जाना है, आपको उसको स्लोली स्लोली, यो मास एम को स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है।
स्लोली स्लोली इस तरीके से ऊपर लेके जाना है ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मैंने उसको ऊपर उठाना स्टार्ट किया, तब मान लो कि उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो थ्रू आउट दिस पाथ उसकी यही वेलोसिटी होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड ही रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको इसको उठा करके लेके जाना है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं दिखना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उतनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी लेके उसको स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाओ, है ना। तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हो गई, फोर्स लगाना है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, अब बंदा मोशन में है और बंदा, मैं बोल रहा हूं कि भाई वहां पे एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट्स पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल होगा कि भाई फोर्स लगा रहे हैं और फिर भी एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए? ऐसा कैसे मुमकिन है भाई? भाई मुमकिन है, मुमकिन है। जरा देखो ना, क्योंकि यहां पे एक और ऐसा फोर्स है कि जो एफ एक्सटर्नल को अपोज कर सकता है। खैर इसको हम अच्छे से समझेंगे ग्रेविटेशन में, और उससे भी ज्यादा अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th स्टैंडर्ड में। तो आपको सारा पिक्चर क्लियर होगा। अभी के लिए इस लेवल पे जितना समझ सकते हो ना उतना समझ लो, ठीक है। तो भाई क्या कोई ऐसा है कि जो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो कर सकता है? तो जी हां कर सकता है, क्योंकि आप देखो ना ये थ्रू आउट दिस पाथ, भाई इसको mg कहां लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में। तो भाई यहां पे ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप यहां पे देखो, 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 थ्रू आउट दिस पाथ देखो, mg हमेशा क्या लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, जो एफ एक्सटर्नल के अपोज में लग रहा है ना, जो एफ एक्सटर्नल के अपोज में लग रहा है। मतलब कि आपको ये mg को देखना है, जितना mg लग रहा है अगर आप उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स इन दिस ऑब्जेक्ट जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तो भाई नो चेंज इन वेलोसिटी दिखेगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी है तो आपको ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर लगाना पड़ेगा? mg के बराबर। हर एक टाइम पे ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर दिखना चाहिए? mg के बराबर दिखना चाहिए, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी वाली? ये, क्योंकि फिजिक्स ऐसा बोलता है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको एक फ्लो में एक मेथड को फॉलो करना है। और ये मेथड क्या है? ये मेथड ये है कि भाई आपको अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर एच हाइट तक उठाना तो है, लेकिन उस तरीके से उसको स्लोली स्लोली उठा करके ऊपर ले जाना है ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। मतलब कि अगर आपने उसको स्टार्ट किया उठाना और तब उसकी वेलोसिटी हमने 2 मीटर पर सेकंड नोट डाउन की, तो वही 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली आपको मेंटेन रखनी है। मतलब कि अल्टीमेटली आपको फोर्स लगाना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में, लेकिन वो फोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सीलरेशन पैदा ना करे, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ब्लॉक को ऊपर ले जाए, उस तरीके से आपको उठाना है। मतलब कि एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्विवेलेंट टू mg। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और अपोजिट डायरेक्शन, तो ही तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, और तो ही तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन समझ में आई क्या है? भाई ये मैं नहीं बोलता, ये फिजिक्स बोलता है, ये मेथड है, ये पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने की। तो अल्टीमेटली ये जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होना चाहिए ये वाले केस में? क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो फिजिक्स बोलता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है? ये मास एम को उठाना है, लेकिन उस तरीके से उठाना है ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। मतलब कि v शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दिस पाथ। मतलब कि v कांस्टेंट दिखनी चाहिए, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो कांस्टेंट रहने का एक ही तरीका है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो mg लग रहा है ना, अगर आप उसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो ही ये मुमकिन होगा एक्सीलरेशन जीरो होना। और अगर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो ही हम उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख पाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कांस्टेंट रख पाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना पड़ेगा और उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना mg है ना। नीचे की डायरेक्शन में जितना mg है उतना ही हमें एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या करूं, मैं ये जो एफ एक्सटर्नल है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं
mg से, क्योंकि आफ्टर ऑल थ्रू आउट दिस पाथ ये F एक्सटर्नल किसके बराबर लगने वाला है, mg के बराबर लगने वाला है, तो ही ये v शुड बी कांस्टेंट, k शुड बी कांस्टेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, है ना। तो मैंने F एक्सटर्नल को वैल्यू प्लेस कर दी mg के बराबर। अभी देखो mg तो कांस्टेंट है, तो mg को हम बाहर निकाल लिए, 0 से लेके h इंटू 1 dy, है ना। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपको पता है, ये y होगा, है ना, ये y होगा, तो मैंने इसको लिख दिया y 0 से लेके h, ठीक है। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो भाई, तो ये क्या आ जाएगा, mg इंटू h माइनस 0, मतलब कि इसको मैं फाइनली लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं mgh। क्या आंसर आया, क्या यही आंसर आता है, जी हाँ। किसी पर्टिकुलर h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भाई mgh के बराबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का तरीका भाई ये है, देखो इसको डिटेल में चर्चा में लेंगे, क्यों ये इसके अपोज में हमें इतना इसके बराबर फोर्स लगाना होता है, ये भाई फिजिक्स ऐसा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। फिजिक्स में इस तरीके से डिफाइंड है, एक्चुअल में ये पोटेंशियल जो भी है ना वो इस तरीके से डिफाइंड है, लेकिन वो पढ़ेंगे ग्रेविटी में, अभी नहीं। तो अभी के लिए आप ये मेथड जो भी है वो मैंने समझा दिया, तो ये मेथड ये जो है उसको फॉलो करके हम किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो आसानी से निकाल सकते हो। कितनी होगी, mgh के बराबर होगी, है ना। तो एक्चुअल में हम ऐसा बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे लेके जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh के बराबर। लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई ये किसी एक पर्टिकुलर एक पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी है, और फिजिक्स ऐसा बोलता है कि किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एग्जिस्टेंस है तो किसका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। तो हमने ये यूएफ निकालने के लिए हमने माना कि जहां से हम ये ऑब्जेक्ट को उठा करके ऊपर लेके जाते हैं वो पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ग्राउंड पे, है ना। तो ये माना तब हम ये यूएफ निकाल पाए, ठीक है। तो तब हम ये यूएफ निकाल पाए, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसको एक आसान लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो आप ऐसा समझ लो कि भाई मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो अल्टीमेटली जब भी मैं ये ऑब्जेक्ट को उठाता हूं, उठा करके किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे लेके जाता हूं, तो ऐसे केस में मैं जो वर्क कर रहा हूं, मैं, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, मैं, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है ना, फोर्स कौन लगा रहा है, एफ एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल एजेंट, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मेरी एनर्जी जो भी खर्च हो रही है वो एक्चुअल में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है ये मास के अंदर, ठीक है। और वही एनर्जी जब मैं वहां से वो पर्टिकुलर हाइट से वो ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो वही एनर्जी वापस इस्तेमाल करेगा यही ब्लॉक उसको वापस नीचे आने में, है ना। क्योंकि हमें पता है कि भाई जितनी फिजिक्स के अंदर ये डिफाइंड है कि भाई जितनी एनर्जी उतना ही वर्क डन हो सकता है। जरा सोचो कि अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो वो क्यों नीचे आ जाता है, जरा सोचो, उसके पास उतनी डिस्प्लेसमेंट करने की एनर्जी आती कहां से है ना। ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं तो उसको जमीन पे आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है उतनी एनर्जी उसके पास आती कहां से है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो भाई वो एनर्जी आती कहां से है, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड पे था, उसको उठा करके वो पर्टिकुलर हाइट पे हम लेके गए, तो हमने जो वर्क किया वही एनर्जी वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और वापस जैसे हम उसको वहां से छोड़ते हैं तो वही एनर्जी वापस इस्तेमाल होती है उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, तो यहां से आती है। तो अल्टीमेटली आप ही की कुछ एक एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो गई थी वो पर्टिकुलर हाइट पे जब आप लेके गए तब। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो ग्राउंड को छोड़ के ऊपर नहीं जाएगा ना, सीधी सी बात है, ये आप समझ सकते हो। मैं बोलूं कि मेरे सामने एक टेबल पड़ा है, वो टेबल अपने आप किसी पर्टिकुलर हाइट पे चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है भाई। भूतिया एक्टिविटी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। हम जो भी है वो फिजिक्स में, वो साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंस में कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड को छोड़ के भी किसी पर्टिकुलर हाइट पे अपने आप चले जाना ये मुमकिन नहीं है ना। किसी को उसको उठा करके वो हाइट पे ले जाना पड़ेगा। तो तब जो हम एनर्जी जो जो बंदा जो उसको उठा करके पर्टिकुलर हाइट पे ले जाता है वो जो भी वर्क करता है उसी की एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वही एनर्जी जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को वहां से छोड़ा जाए तो वही एनर्जी इस्तेमाल होती है वापस ग्राउंड पे आने के लिए,
है ना, वापस ग्राउंड पे आने के लिए वही एनर्जी इस्तेमाल होती है। क्योंकि क्वेश्चन ये होता है ना, ये कोई पर्टिकुलर हाइट से, क्योंकि फिजिक्स ऐसा बोलता है कि अगर एनर्जी है तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एनर्जी है ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, है ना। तो ये एक सवाल ये भी आता है दिमाग में कि भाई वो पर्टिकुलर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट कैसे कर पाता है, उसके पास एनर्जी आती कहां से। तो कहीं ना कहीं उसको जो ऊपर लेके गया था ना, उसी की एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो भाई mgh के बराबर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और वापस वही एनर्जी इस्तेमाल होती है जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है तब। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसको देखो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।